नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, आज का मेरा ये वीडियो नेपाल पर है। आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा कि नेपाल में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है, शुरू हो गया है। और इस जन आंदोलन को कौन कर रहा है? स्टूडेंट। इसमें जो प्ले कार्ड्स रखे गए हैं उनके कुछ नाम है, जैसे जेन जेड। जेन जेड क्या चीज़ है? मतलब एक ऐसी जनरेशन है जो हाईटेक है। क्या है? हाईटेक है। वो इंटरनेट का यूज़ करती है, वो यहीं करते हुए बड़ी हुई है, मोबाइल पकड़े हुए ही ये बड़ी हुई है ये जनरेशन। तो इसको जेन जेड कहा जाता है, जेड जनरेशन। इसीलिए इस आंदोलन को वहाँ पर जेन जेड एक हैशटैग दिया गया है। तो साथियों, इसमें 13 से लेकर के 28 ईयर्स तक के बच्चे, लड़के, स्कूली लड़के शामिल हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के लड़के शामिल हैं, यूथ शामिल हैं। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में लाखों बच्चे इकट्ठे हुए, संसद की गेट फांद करके अंदर घुस गए, संसद भवन परिसर में आग लगा दिया, एक गेट पर भी आग लगाया। हालांकि पुलिस वालों ने किसी तरह से स्थिति कंट्रोल किया। इसमें टोटल 19 बच्चे मारे गए हैं। और नेपाल के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है अपने पद से। हालांकि वहाँ के पीएम ने अभी इस्तीफ़ा नहीं दिया है। आइए चलिए, ये तो रहा पूरा नेपाल के में जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है? सवाल ये पैदा होता है। तो इसके दो कारण इम्पॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। एक कारण तो ये है कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, और दूसरा कारण ये है कि नेपाल में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। नेताओं के बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए कोई जगह नहीं है। ध्यान रखिएगा, नेताओं के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, आम पब्लिक के लिए कोई जगह नहीं है। तीसरी बात यह है कि परिवारवाद की राजनीति, इससे भी लोग त्रस्त आ गए हैं। तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद की राजनीति, नेताओं की मनमानी, और इसमें घी का आग में, इस आग में जो पहले से ही आगे जल ही रही थी आम नेपाली जनमानस के मन में, जनमानस में, लेकिन इसमें घी का काम कर दिया सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। ये है क्या चक्कर सोशल मीडिया का प्रतिबंध? तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का चक्कर ये है कि नेपाल में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्टिव हैं, इंडिया में भी एक्टिव हैं। आप लोग जानते हो, सब लोग कोई न कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हो। व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब है ना। तो ये सब के सब जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। नेपाल में भी एक्टिव है। नेपाल में करीब जो है 30 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे। असल में वहाँ ये सिस्टम पूरा लीगलाइज नहीं है। ध्यान रखिएगा, लीगलाइज नहीं है। बाहर के लोगों ने बेतरतीब सोशल मीडिया का वो सिस्टम चला रखा है। सरकार इस पर कई बार प्रतिबंध लगाना चाहती है, वो कहती है इसको लीगलाइज करो। तो जैसे ही बात आती है कि इसको लीगलाइज करो, मतलब देखो सीधी सी बात है कि मान लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मान लो यूट्यूब है, हम मान लेते हैं। अब यूट्यूब पर अगर कोई गलत कंटेंट पड़ गया और यहाँ का प्रशासन या पुलिस कह रहा है कि यूट्यूब जो है इस अपने गलत कंटेंट को रोक नहीं रहा है, तो किससे शिकायत करेगा? जब कोई ऑफिसर उसका इंडिया में होगा तो उसी से शिकायत की जाएगी। नेपाल में ऐसा नहीं है। लोग दूर से ही, विदेशों से बैठ करके वहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट कर रहे हैं, फ्री तरीके से लाखों करोड़ों रुपए कमाई कर रहे हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, लेकिन इसको रेगुलेट करने का कोई तरीका नहीं है। तो सरकार ने इसको रेगुलेट करने की कोशिश किया, जिस पर नेपाल में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला गया फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये हनन है। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जायज़ ठहराया और कहा नहीं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में ऐसे अपना संचालन नहीं कर सकता है। उसको अपना एक ऑफिसर रखना पड़ेगा, ग्रेवरेंस को हैंडल करने वाला रखना पड़ेगा, जो
मतलब हमारे मनोभावों को, हमारे मतलब उसको ग्रीवेंस को सुरक्षित रख सकें। तो ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए ऑफिसर रखना पड़ेगा, प्रशासन के टच में रहना पड़ेगा और नेपाल के कानून के दायरे में रह कर के काम सारे करने हैं। जब इतनी बात कही गई तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आग लग गई। इनका ये कहना है कि आप इतने छोटे देश हो, मैं आपकी बात को क्यों मानूं। इवन भारत में भी ये होता है, आप लोग जानते हैं, बहुत सारे ऐसी खबर होती है जिनमें लाखों करोड़ों का व्यू होता है, लेकिन कोई उसमें रोक नहीं लगती है, जबकि वो इतना सेंसिटिव भी नहीं होता है, जबकि वो सेंसिटिव मैटर होता है, सॉरी। और वहीं पर कभी कभी बहुत ही कम सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव मैटर को दिखाया नहीं जाता है और उस पर प्रतिबंध लगा देता है सोशल मीडिया, यहाँ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फिलहाल इंडिया में भी ये चीज़ है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया की मनमानी चलती है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेपाल की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय, वहाँ की कई जजों की बेंच बनी हुई थी, वो जो है संविधान पीठ एक तरह से कहा जाए, उसने सुनवाई करते हुए कहा कि संसद का जो कानून है इससे संबंधित वो सही है और उसको फॉलो किया जाना चाहिए। हर जो वहाँ का वो है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में चलाएगा वो क्या करेगा, वो जो है अपना एक ऑफिसर रखेगा, ऑफिस खोलेगा वो, और उसको रेगुलेट करेगा बाकायदे हमारे ऑफिसर्स की निगरानी में, हमारे ऑफिसर्स की देख रेख में रेगुलेशन होगा, नेपाल के ऑफिसर्स की। ये बात थी। इसके वजह से वहाँ के सोशल मीडिया, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने मानने से इनकार कर दिया। 2-3 ने माना तो उनको ऑपरेट करने दिया गया, बाकी सबको 3 महीने का टाइम दिया गया था, उसके बाद ये बंद कर दिया गया। और जैसे ही बंदी हुई वैसे ही युवाओं को ये लगा कि उनकी बात पहुंचाने का, उनकी आवाज़ को ही दबा दिया जा रहा है, बस वो सड़क पर निकल आए। ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है और इसमें कोई दम तो लग नहीं रहा है इस उसमें, मतलब कथन में कि आवाज़ को दबाया जा रहा है, कोई आवाज़ को नहीं दबा रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि एक रेगुलर, एक नियमबद्ध तरीके से आपको नेपाल में ऑपरेट करना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, बस सरकार इतना ही कह रही वहाँ पर। तो वहाँ बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने को बंद कर दिया, बस युवा भड़क गए और सड़क पर आ गए। अब ये तो जांच का विषय है कि यहाँ पर कौन कौन सी ताकतें इस्तेमाल हुई, कैसे भड़काया गया, क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें जांच पर ही पता लगेगी, अभी तो नहीं पता लग सकती हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये अच्छा है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी कंट्री में वहाँ के कानून को न माने और अपने आप वहाँ पर अपना कानून चलाने शुरू कर दें, यूएसए के कानून के मुताबिक वहाँ पर वो चले, अपना कार्य का संचालन करे, या जिस भी देश का वो मानता हो उस देश के कानून के मुताबिक अपना कार्य संचालन करें, तो सभी का जवाब आएगा नहीं। अगर आप किसी देश में रह रहे हो तो उसके कानून को तो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक। लेकिन अब इस बात को किसको समझाया जाए जब अपनी ही जनता इस बात को समझने को तैयार नहीं है, भड़क गई है। उसमें कई मुद्दे थे, जैसा कि मैंने बताया, उसमें ये भी आग में घी का काम किया और आग भड़क गई। ऐसे ही युवाओं का आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में कहाँ आया था, आपका बांग्लादेश में, और उन्हीं युवाओं ने वहाँ तो भीड़ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गई और वहाँ की सरकार को ही उखाड़ फेंका। समझिए ज़रा सा इसको। उसके बाद में ऐसी ही जो है घटना कुछ हुई थी, श्रीलंका में हुई थी, तो वहाँ पर भी युवाओं ने जो है काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया था, संसद भवन में तोड़फोड़ मचा दिया था। आपने कुछ दिनों पहले जब इमरान की सरकार थी तो उन दिनों देखा होगा आपने, पाकिस्तान में भी ये होता था, लोग घुस जाते थे जनरल के मकान में और वहाँ से मुर्गे मुर्गियाँ जो फ्रिज में रखे हुए थे उनके भुने हुए सब पदार्थ वो सब उठा ले गए थे। तो ये पूरा गेम हुआ है। क्या ये चीज़ भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए अच्छा है? तो जवाब मिलेगा नहीं। दोनों ही दृष्टियों से यहाँ सोचना पड़ेगा, न ही हम बच्चों की दृष्टि से सोचेंगे और न ही हम वहाँ की सरकार की दृष्टि से। कि पहली बात तो भ्रष्टाचार पर अंकुश होना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात, जो सर्वाधिकार नेता पीढ़ी दर पीढ़ी या उनके बच्चे या उनके परिवार ले रहे हैं, मानते चले आए हैं,
वही चीज़ हर जगह नहीं होनी चाहिए। ये जो पारिवारिक राजनीति है इसका अंत होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही नेपाल की तरह हश्र हो जाएगा या श्रीलंका की तरह हश्र हो जाएगा, या ये कहा जाए कि बांग्लादेश की तरह भी हश्र हो सकता है अगर परिवारवादी मानसिकता से राजनीति को ऊपर न उठाया गया। तो तीसरी बात ये है कि युवाओं को ये समझना है कि वो कैसे और कहाँ पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विरोध प्रदर्शन की आड़ में अपने देश का ही नुकसान कर बैठे हों, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं सोचते हैं आप तो कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप किसी भी देश में ऐसे ही गलत सलत कदम उठाएगा, मारकाट मचेगी और फिर वहाँ अस्थिरता पैदा हो जाएगी। यहाँ पर युवाओं को भी सोचना चाहिए था, थोड़ा सा संयम से काम लेते। हो सकता है सरकार उनकी बात को सुनती, अपनी बात को और तरीके से रखते, लेकिन नहीं, सीधे आंदोलन पर उतर आए। चलिए अब आगे क्या होता है इस आंदोलन का ये तो भविष्य ही बताएगा। हाँ, लेकिन फ़िलहाल 19 बच्चे करीब मर चुके हैं, इसमें गोलियों के शिकार हो गए हैं इस आंदोलन में। गृहमंत्री ने, नेपाल के गृहमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2001 में नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ था। उसके बाद में 2000 क्या कहते हैं, करीब 10 साल तक नेपाल गृहयुद्ध में झुलसता रहा और उसके बाद में जो है फिर जो है यहाँ पर क्या आई, ये लोकतंत्र आया और इस लोकतंत्र में परिवारवाद ने जड़ें जमा लिया। इसका हश्र आज दिखाई पड़ रहा है हमको। चलिए उम्मीद करता हूँ कि भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र होगा, विदेशियों का दखल कम होगा और ये स्वस्थ लोकतंत्र यहाँ पर ऐसे ही फ्लोरिश करता रहेगा, पनपता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।